हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं आपको टीच करूंगा असेसमेंट ऑफ एओपी बीओवाई। असेसमेंट ऑफ फर्म मैंने आपके लिए टीच कर दिया है और अब मैं आपके लिए टीच करूंगा असेसमेंट ऑफ एओपी एंड बीओवाई, एसोसिएशन ऑफ पर्संस एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। देखो, एओपी और बीओवाई होती क्या है। जब दो या दो से ज्यादा पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, पर्सन 7 तरीके के होते हैं। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म एलएलपी, एओपी बीओवाई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो दो या दो से ज्यादा पर्सन किसी कॉमन पर्पज के लिए और इनकम को प्रोड्यूस करने के लिए हाथ मिलाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, एक असेंबली बनाते हैं। और अगर वो लॉ में पार्टनरशिप को कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं तो उस ग्रुप को कहा जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्संस। क्या लिखा हुआ है? AOP should be understood in its ordinary sense, meaning thereby a group or congregation, मतलब assembly of persons। जो persons होते हैं उनका एक ग्रुप या उनकी एक असेंबली होनी चाहिए। when there is a group of persons formed for the promotion of an enterprise, or when co-adventurers join together in a common action, they are association of persons, provided they did not in law constitute a partnership। अगर पार्टनरशिप फर्म के तरीके से वो रजिस्टर्ड नहीं है, लॉ के हिसाब से अगर वो पार्टनरशिप फर्म नहीं है और दो या दो से ज्यादा पर्सन्स आपस में साथ आते हैं किसी कॉमन पर्पज के लिए, तो उनके एसोसिएशन को बोला जाता है, उनके ग्रुप को बोला जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। In order to constitute an AOP, the members thereof must join any common purpose or common action. An object of the association must be to produce income। जितने भी लोग साथ में आए उनका एक कॉमन पर्पज या कॉमन एक्शन होना चाहिए और साथ में इनकम कमाना उनका उद्देश्य होना चाहिए। और वो लॉ में पार्टनरशिप को अगर कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं तो उस ग्रुप को, उस असेंबली को, उस फॉर्मेशन को बोल दिया जाएगा एसोसिएशन ऑफ पर्संस। फिर सर, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होती है? अगर किसी एओपी के सारे मेंबर्स इंडिविजुअल्स होते हैं, एक इंडिविजुअल है और एक कंपनी है, तो हम बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्संस। एक इंडिविजुअल है, एक फर्म है, इनकी अगर असेंबली या इनका एसोसिएशन होता है तो हम बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्संस। एक इंडिविजुअल है, एक कंपनी है, एक फर्म है, इनका आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, एंटरप्राइज बनता है, इसको बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्संस। एक कंपनी है, एक फर्म है और एक एचयूएफ है, इनका आपस में एक ग्रुप बनता है, इसको बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन। लेकिन 3 इंडिविजुअल्स हैं या 2 इंडिविजुअल्स हैं, 4 इंडिविजुअल्स हैं, ये आपस में एक ग्रुप बनाते हैं। हाँ, पार्टनरशिप हम कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे इंडिविजुअल्स हैं, तो फिर उस एओपी को बोला जाता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। है तो वो भी एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्संस, लेकिन क्योंकि उस एसोसिएशन में जितने भी पर्संस हैं वो सारे के सारे पर्संस इंडिविजुअल हैं, इसलिए उस एओपी को बोल दिया जाता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एक ऐसी एओपी है जहां सारे के सारे मेंबर्स इंडिविजुअल्स होती हैं। इसको कहा जाता है असेसमेंट ऑफ एओपी एंड बीओवाई। तो मैं इसको आपके लिए टीच करूंगा, असेसमेंट ऑफ एओपी बीओवाई। लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक चीज बतानी पड़ेगी, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। मैक्सिमम मार्जिनल रेट, जिसको मैं कई जगह आगे एमएमआर भी बोलूंगा। ये क्या होता है? किसी भी असेसी पे जो मैक्सिमम टैक्स का रेट पॉसिबल होता है, मैक्सिमम आखिरी लिमिट पे जाके जो टैक्स लगता है, अमीर से अमीर हो जाए तब जो आखिरी रेट लगेगा, मैक्सिमम मार्जिनल रेट, आखिरी लिमिट पे जो रेट लगता है उसको कहा जाता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल पर रेट 5% भी लगता है, आगे बढ़ते हैं तो 20% भी लगता है, उससे आगे चलते हैं तो 30% भी लगता है। 30% ज्यादा रेट नहीं लगता है, एक तो 30% ले लो। अब 30% तो आपने ले लिया जो मैक्सिमम रेट है, अब इसके ऊपर सरचार्ज भी लगेगा। सरचार्ज 10% भी है, इसके बाद कुछ केसेस में 15% भी लगता है, कुछ केसेस में आपका 25% भी लगता है
और इनकम 5 करोड़ से ज्यादा होती 37% भी लगता है। तो अब सबसे बड़ा कौन सा रेट हो गया? 37%। जिसकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा की होगी वो रेट में तो 30% में पहुंच जाएगा और सरचार्ज में कहां पहुंच जाएगा? 37% पे। तो यहां मैंने लिखा 30% प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ 37%। तो 30 का 37% मैंने निकाल दिया और ये निकल के आ गया 11.1। तो रेट हो गया 41.1। मतलब जिनकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा होती होगी उन पे जो रेट लग रहा होगा वो 41.1। इससे ज्यादा रेट लग ही नहीं सकता है क्योंकि हाईएस्ट रेट 30% हो गया और हाईएस्ट सरचार्ज 37% हो गया, लेकिन वो एक और पे कर रहे होंगे। वो हर जगह सेम रहता है इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, वो भी तो पे करेंगे और वो 41.1 का करेंगे। तो 41.1 इंटू 4% और ये आ गया 1.644। 41.1 प्लस 1.644 तो ये हो गया 42.744। ये इंडिविजुअल के केस में हो गया मैक्सिमम मार्जिनल रेट, जिसको बोलते हैं MMR, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। इसके जो किसी भी इंडिविजुअल पे मैक्सिमम रेट पॉसिबल है, अमीर से अमीर हो जाए तो जो आखिरी रेट लगता है मैक्सिमम मार्जिनल, आखिरी लिमिट पे जो सबसे बड़ा टैक्स लगता है उसको कहा जाता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट MMR। तो अगर कोई आपसे पूछे इंडिविजुअल के लिए क्या रेट होगा तो आप आज के बाद बोल सकते हो 42.744। इससे ज्यादा रेट से कोई इंडिविजुअल टैक्सेबल हो ही नहीं सकता है। हम मुकेश अंबानी की बात भी करें इंडिविजुअल कैपेसिटी में, उनकी इनकम तो करोड़ों रुपए में होगी, लेकिन जो सबसे बड़ा रेट उनकी इनकम पे लग रहा होगा वो क्या होगा? 42.744%। बहुत ज्यादा हो गया देखा जाए तो ये रेट भी, लेकिन इतना रेट इस समय इंडिया में लग रहा है। अगर HUF के लिए कोई आपसे पूछे क्या होगा तो HUF पे भी स्लैब लगता है, तो HUF के लिए भी सेम हो जाएगा 42.744। HUF के लिए भी रेट सेम होता है, सरचार्ज भी सेम बताया था और हेल्थ एंड एजुकेशन तो हर एसएससी पे लगेगा। कोई आपसे पूछता है कि फर्म या LLP के लिए क्या रेट होगा, तो आप ये पहले देखो कि टैक्स का रेट क्या होता है। टैक्स का रेट क्या होता है? तो सर 30% के रेट से होता है। सरचार्ज का रेट क्या होता है पहले आप ये पता कर लो। सर सरचार्ज का रेट होता है अगर इनकम 1 करोड़ को एक्सीड करती है तो 12% से सर सरचार्ज लगता है और उसके सरचार्ज की स्लैब भी नहीं है। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना लगता है? वो हमेशा 4%। अब पार्टनरशिप फर्म 1 करोड़ से कम है तो केवल 30% लगेगा, 1 करोड़ या उससे कम है और 4%। लेकिन जैसे ही 1 करोड़ को एक्सीड करेगी सरचार्ज भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मैक्सिमम रेट फर्म के लिए क्या पॉसिबल है? तो यहां लिखो 30। अब 30 में यहां ऐड कर दो सरचार्ज एट द रेट ऑफ 12%, 3.6। तो 30 इंटू 12% ये हो गया 3.6। तो 33.6 इसमें ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो 33.6 इंटू 4% ये आ गया 1.344 प्लस 33.6 तो ये आ गया 34.944। इतना परसेंट ये हो गया मैक्सिमम मार्जिनल रेट। फर्म कितनी भी इनकम मैक्सिमम कमा ले, कितनी भी करोड़ों रुपए, उससे भी ज्यादा, मिलियन, ट्रिलियंस, बिलियंस, जो मैक्सिमम रेट फर्म की इनकम पे लग सकता है वो है 34.99944 और इसको कहा जाता है मैक्सिमम मार्जिन रेट इन केस ऑफ असेसीज फर्म और LLP। हम अगर किसी कंपनी की बात करते हैं, कंपनी के केस में कितना होगा? तो कंपनी के केस में टैक्स का रेट कितना होता है? 30%। हालांकि कुछ केसेस में 25% भी होता है, हम अभी 30% वाला लेके चलते हैं। कंपनी के केस में सरचार्ज कितना होता है? अब सरचार्ज के 2 रेट हो जाते हैं। पहले तो कंपनी पे लगता है 7% और उसके बाद हो जाता है बढ़ के फिर 12%। अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ को एक्सीड नहीं करती है तो लगते हैं 7%, और इनकम एक्सीड कर जाती है 10 करोड़ को तो हो जाता है 12%,
और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना होता है, वो तो 4% ही होता है, तो 30% ले लो। अब हमें मैक्सिमम टैक्स का रेट चाहिए, मैक्सिमम, तो सरचार्ज 7% या 12%, तो 10 करोड़ से ज्यादा वाला जो रेट होगा वो हो जाएगा मैक्सिमम मार्जिनल रेट, इसलिए अब हमें ये 12% लेना पड़ेगा। तो यहां हम ऐड करते हैं सरचार्ज, ये हो गया 3.6, तो हो गया 33.6, प्लस हमने ऐड किया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे कितना हो गया 1.344, तो कंपनी के लिए जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट आ गया वो कितना आ गया 34.944%। ये कंपनी के केस में हो गया जब कंपनी के टैक्स लायबिलिटी 30% हम अज्यूम कर रहे हैं तब। तो इस तरीके से आपको सबके पता होने चाहिए व्हाट आर द मैक्सिमम मार्जिनल रेट्स इन केस ऑफ डिफरेंट असेसीज। हाँ, अगर कोई फॉरेन कंपनी है उसका भी मैं आपके लिए बता देता हूं, वो भी पता होना चाहिए। अब फॉरेन कंपनी के इसमें टैक्स का मैक्सिमम रेट कितना लगता है सर 40%। सरचार्ज कितना होता है सर, दो रेट होते हैं, पहले तो होता है सर 2%, 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ तक, उसके बाद सर हो जाता है 5%, तो 10 करोड़ के बाद 5%, तो हम दो लेंगे 5, सर हम 5 वाला लेंगे, डेफिनेटली हमें मैक्सिमम देखना है किस रेट से टैक्सेबल हो सकती है। और हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, अब निकाल दो आप 40, और 40 का 5%, ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया 42। अब इसमें ऐड कर दो आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये तो सरचार्ज हो गया था, अब ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो 42 इंटू 4%, ये हो गया 1.68, तो 43.68। किसी भी फॉरेन कंपनी के केस में जो मैक्सिमम रेट इंडिया में लग सकता है दैट इज 43.68, तो इसको बोला जाएगा मैक्सिमम मार्जिनल रेट। तो ये मैंने आपको ये बताया डिफरेंट असेसी का मैक्सिमम मार्जिनल रेट कैसे निकाला जाता है। मैक्सिमम आप समझ रहे हो, मार्जिनल जो आखिरी लिमिट है, और रेट वहां पे जो रेट प्रिवेल कर रहा है। इंडिविजुअल 5 करोड़ से ज्यादा इनकम हो, मैक्सिमम रेट वहीं जाके लगता है, तब क्या रेट लग रहा होगा 42.744। एचयूएफ 5 करोड़ से ज्यादा इनकम हो तो क्या रेट लग रहा होगा 42.744, ये हो गया मैक्सिमम रेट। फर्म इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो तभी लग जाएगा, 1 करोड़ तक सरचार्ज नहीं लगता है, उसके बाद 12% से लगता है, तो क्या रेट हो जाएगा 34.944। कंपनी केस में 1 करोड़ के बाद निकाल नहीं सकते क्योंकि उसमें सरचार्ज 7% होता है, और 10 करोड़ क्रॉस करती तो 12% हो जाता है। तो हम ये मानेंगे सबसे ज्यादा रेट कब लगेगा जब 10 करोड़ को भी क्रॉस कर जाए, उसके बाद चाहे 11 करोड़ हो, चाहे 111 करोड़ हो, चाहे 1111 करोड़ हो, रेट हमेशा क्या रहेगा मैक्सिमम मार्जिनल रेट 34.944। फॉरेन कंपनी केस में 40%, दो सरचार्ज के रेट 2%, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में इनकम होगी, 10 करोड़ को एक्सिड करेगी तो 5%, हम मैक्सिमम रेट देख रहे हैं तो 5% लेंगे, और हेल्थ एंड एजुकेशन हर केस में 4% होता है, तो फॉरेन कंपनी केस में मैक्सिमम मार्जिनल रेट हो गया 43.68। तो आपको अगर असेसमेंट ऑफ एओपी बीओआई सीखना है तो आपको कम से कम यह पता होना चाहिए व्हाट आर द मैक्सिमम मार्जिनल रेट्स इन केस ऑफ डिफरेंट असेसी। खास तौर से इंडिविजुअल का जो रेट है वो तो आपको पता होना ही चाहिए 42.744। इसको अच्छे तरीके से याद कर लो, असेसमेंट ऑफ एओपी बीओआई में इसका बहुत अच्छा यूज होने वाला है। मैक्सिमम मार्जिनल रेट इन केस ऑफ इंडिविजुअल इज 42.744। जब भी टैक्स के रेट चेंज होंगे तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट भी चेंज हो जाएगा। हमारे असेसमेंट के लिए जो रेट चल रहे हैं उसके हिसाब से जो हमने अभी रेट निकाला इन केस ऑफ इंडिविजुअल वो निकल के आ गया 42.744। तो मैं आपको टीच करूंगा असेसमेंट ऑफ एओपी बीओआई, तसल्ली से टीच करूंगा। आपके एग्जाम का एक बहुत शानदार क्वेश्चन भी मैंने इसमें दिया हुआ है, वो भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपके लिए। एक छोटी सी बात मैं आपके लिए बता दूं आगे चलने से पहले तो एओपी बीओआई क्या होती है, जब भी दो पर्संस की असेंबली होती है या उनका एक ग्रुप बनता है कॉमन पर्पज या कॉमन एक्शन के लिए, उनका पर्पज इनकम कमाना होता है और वो लॉ में पार्टनरशिप को कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहे होते हैं, उस ग्रुप को कहा दिया जाता है एसोसिएशन ऑफ एओपी। और अगर बाई चांस एओपी के सारे मेंबर्स इंडिविजुअल्स होंगे तो उस एओपी को कह दिया जाता है बीओआई। एमएमआर क्या होता है इन केस ऑफ इंडिविजुअल 42.744। ये इंफॉर्मेशन सारी ध्यान रखो, आपको डेफिनेटली ईओपी बीओआई समझ में आएगा। पहले एक छोटा सा सेक्शन में आज आपको करवा दूं जिसको कहा जाता है 40BA। पार्टनरशिप फर्म में भी हमने एक सेक्शन किया था, इसको हमने कहा था 40B।
वो फर्म का था। 40B ने हमसे ये कहा था कि जो पार्टनर्स होते हैं उनको रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट दिया जाएगा, लिमिट से ज्यादा का नहीं दिया जाएगा। हम देंगे क्योंकि आप किसी फर्म के लिए काम कर रहे हो तो आपको रेम्युनरेशन इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन क्योंकि टैक्स बच सकता है इसलिए एक लिमिट में देंगे, लिमिट से ज्यादा का नहीं देंगे। वो लिमिट लगा दी गई थी, जैसे इंटरेस्ट की 12% है और रेम्युनरेशन की बुक प्रॉफिट पे डिपेंड करती है। वैसा ही एक सेक्शन है 40B इन केस ऑफ एओपी बीओवाई, और यह कहता है इन केस ऑफ एओपी बीओवाई पार्टनर्स को जो रेम्युनरेशन इंटरेस्ट दिया जाता है वो पूरा का पूरा डिसअलाउ कर दिया जाएगा, उसको अलाउ किया ही नहीं जाएगा। इन केस ऑफ एओपी और बीओवाई एनी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पहला इंटरेस्ट, दूसरा सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्युनरेशन, भाई वट एवर नेम कॉल्ड दोनों, दूसरा made by such AOP BOY to any of its member shall be disallowed in the hands of the AOP BOY for computing income under the head PGBY। अगर AOP BOY ने अपने मेंबर्स के लिए किसी भी तरीके का इंटरेस्ट दिया है या रेम्युनरेशन दिया है, फिर चाहे वो सैलरी के नाम से हो, फिर चाहे वो बोनस के नाम से हो, फिर चाहे वो फीस के नाम से हो, फिर चाहे वो सिंपली रेम्युनरेशन के नाम से हो, चाहे कमीशन के नाम से हो, डिसअलाउ करना ही करना है। सर एक लिमिट जो थी वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर लिमिट थी, जो 40B है वो पार्टनरशिप फर्म का था, ये 40 क्लॉज BA है, ये कहता है एओपी बीओआई के केस में हम डिफरेंट पर्संस मान ही नहीं रहे हैं दोनों के लिए। हम एओपी बीओआई मेंबर्स को हम ये मान रहे हैं ऑलमोस्ट सेम है। आप किसी दूसरे के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप खुद के लिए काम कर रहे हो, इसलिए हम आपको ना तो इंटरेस्ट का बेनिफिट देंगे, मतलब इंटरेस्ट अलाउ करेंगे एज एक्सपेंडिचर, और ना रेम्युनरेशन एज एक्सपेंडिचर अलाउ करेंगे। अब आपको दिमाग नहीं लगाना है 12% वाला या वो स्लैब वाला, पूरा का पूरा हमेशा आपके लिए क्या कर देना है, डिसअलाउ कर देना है। इज दैट क्लियर? इस इंफॉर्मेशन के साथ अगर आप तैयार हो तो मैं आपको टीच करूंगा एओपी के केस में टैक्स के रेट क्या होते हैं, टैक्स रेट्स ऑन एओपी बीओआई, लेकिन वो मैं टीच करूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में।